नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्वासा सिन्हा और आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के ऊपर अध्ययन करेंगे। ये 1857 की जो क्रांति थी वो भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी या महत्वपूर्ण विद्रोह था। क्योंकि इसके पहले तक इतना बड़ा संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति है वो आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो एक अचानक नहीं हुई थी, बल्कि बहुत पहले से उसकी जो रूपरेखा है या उसकी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही थी, है ना। क्योंकि इसके पहले तक बड़ा कोई विद्रोह नहीं हुआ था और हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इस बात से परिचित हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब प्रजा पर अत्याचार हुए हैं तब तक क्या किया, वहां की जनता ने वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हैं, है ना। चाहे वो भारत की क्रांति ले लो या विश्व की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी क्रांतियां ऐसे हुई है जब प्रजा पर जब अन्याय हुआ तब प्रजा ने क्या किया, वहां के शासकों के खिलाफ विद्रोह किए या आंदोलन किए। उसी क्रम में हम लोग 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो इस क्रांति के अध्ययन के पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर एक नजर, है ना, अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें कई बार ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जिस समय ये 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी रहा। उसके बाद डलहौजी के बाद ये लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बना, है ना। उसके बाद आते हैं मुगल सम्राट। तो उस समय में मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या जिसे बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है। और ये अंतिम मुगल बादशाह हुए। इसके बाद जो है वो मुगल वंश जो है वो 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित हुई थी। वो इस क्रांति के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है विद्रोह को दबाने वाले प्रमुख सेनापति। तो क्या किया, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक प्रमुख सेनापति नियुक्त किया था जिसका नाम था कैंपबेल और एक था ह्यूरोस। ठीक है, तो दो यहाँ पे महत्वपूर्ण सेनापति थे। उसके बाद आता है विद्रोह का प्रतीक चिन्ह। क्या किया था क्रांतिकारियों ने 1857 के विद्रोह के लिए एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया था। तो वो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और एक रोटी। तो ये इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख बिंदु इस क्रांति के संबंध में। उसके बाद हम लोग आते हैं इस क्रांति के स्वरूप के बारे में कि इस क्रांति का स्वरूप कैसा था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप को निर्धारित किया है कि ये क्रांति का स्वरूप जो है वो कैसा था। तो सबसे पहले कहा गया है कि बर्बर और सभ्य संघर्ष। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक बर्बरता और सभ्यता, है ना, दो संस्कृतियों के बीच क्या हुआ, एक संघर्ष हुआ। और ऐसा मानने वाले जो इतिहासकार है वो होम्स है, जिन्होंने ये माना कि भारत के जो लोग थे वो बर्बर जाति थे और वो अंग्रेज ईसाइयों को उन्होंने एक सभ्य जाति माना। तो दोनों के बीच में ये विद्रोह हुआ, इसीलिए इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच एक संघर्ष माना है। ठीक है, दूसरा स्वरूप इसका आता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय क्या था, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई, है ना। उस समय मुगलों का शासन था भारत में। तो ये कहा गया कि हिंदू जनता तो अंग्रेजों से नफरत करती थी, साथ ही साथ ये मुस्लिम जो है वो हिंदुओं का साथ क्यों दिए इस विद्रोह में, क्योंकि इन मुसलमानों का मानना था कि उन्होंने हमारे हाथों से सत्ता जो है अंग्रेजों ने छीनी है, इसलिए हिंदू जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं तो हम भी इसमें उनका साथ देंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र माना। और ऐसा मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो प्रोफेसर टेलर थे, है ना, जिन्होंने माना कि ये जो षड्यंत्र था, ये विद्रोह जो था वो हिंदू मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था। तीसरा स्वरूप आता है इतिहासकार लॉरेंस ने यह माना कि ये एक सैनिक विद्रोह था। इन्होंने सैनिक विद्रोह क्यों माना, क्योंकि इस क्रांति की शुरुआत जो है वो सैनिकों के द्वारा हुई थी, इसलिए उन्होंने ये माना कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। ठीक है, इतिहासकार लॉरेंस और सर सैयद अहमद खां ये दोनों ने माना। सर सैयद अहमद खां को आप लोग जानते ही होंगे, जो कि
मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक, उसके बाद आता है कई इतिहासकारों ने माना, भारतीय इतिहासकारों ने, जिसमें प्रमुख रूप से वी.डी. सावरकर थे, जिन्होंने ये माना कि ये 1857 की जो क्रांति थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने इसलिए माना क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह या क्रांति जो है वो इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। उसके बाद आता है ईसाइयों के विरुद्ध एक संघर्ष। यहाँ पे क्या कहा गया, क्योंकि वो अंग्रेज जो थे, है ना, वो ईसाई थे, तो उन्होंने क्या माना कि ये जो क्रांति थी वो भारतीयों का ईसाइयों के विरुद्ध एक संघर्ष था, जिसमें प्रमुख रूप से इतिहासकार रीज थे। उन्होंने यही माना कि ये ईसाइयों के विरुद्ध एक संघर्ष था। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख बिंदु और इस क्रांति का स्वरूप। अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इस 1857 की क्रांति के कारण के ऊपर। तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, है ना, बहुत पहले से इसकी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही थी। जैसे सबसे पहला कारण जो था वो प्लासी का युद्ध था। ठीक, प्लासी का युद्ध में कैसे ये कारण हुआ, क्योंकि प्लासी का युद्ध तो 1757 में हो चुका था और उसके 100 साल बाद 1857 में ये विद्रोह हुआ। ठीक है, लेकिन 100 साल पहले उसकी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही थी। कैसे, जब बंगाल का जो नवाब उस समय मुर्शीद कुली खान हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, उसके कोई पुत्र नहीं होने की स्थिति में उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का, है ना, अपनी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसे उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। जबकि अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, किसी राजवंश में पुत्र नहीं होने की स्थिति में क्या करते थे, वो जो सारी रियासत होती थी उसे हड़प लेते थे, है ना। तो ये 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जब बंगाल का शासक बना, अपने नाना के बाद, है ना, उत्तराधिकार में उसको बंगाल की गद्दी मिली थी, तो उसी समय से अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय रियासतों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये प्लासी का युद्ध जो है वो इस 1857 की क्रांति का पहला कारण था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक जो कारण थे वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था 1857 की क्रांति का। क्यों, क्योंकि इस समय में क्या हो रहा था, जिस समय में डलहौजी ने, है ना, 1848 से 1856 तक जब डलहौजी रहा, तो उन्होंने, डलहौजी ने क्या किया था, भारतीय रियासतों को 3 भागों में विभाजित कर दिया था अपने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें 3 कैटेगरी में ऐसे राज्यों को उन्होंने बांटा था। पहले कैटेगरी में वो आते थे जिसे पुत्र गोद लेने के अधिकार थे, दूसरी कैटेगरी में वो आते थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार पुत्र गोद लेने के अधिकार दे सकती थी, ये अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड करता था, और तीसरा था जिसको पुत्र गोद लेने के अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी वही 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी रियासतें थी जिसको डलहौजी ने क्या किया, अपनी हड़प नीति के तहत हड़प लिया था, है ना। क्योंकि उस समय क्या था, प्रमुख रूप से जो राज करने वाले जो रियासतें थी उसमें दिल्ली में बहादुर शाह जफर का शासन था, लखनऊ में हजरत महल, ठीक है, उसी प्रकार सतारा में रंगाजी बापू, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार के पटना क्षेत्र में कुंवर सिंह का शासन जो है वो स्थापित था, है ना। तो ऐसे करके क्या किया, उन्होंने बहुत सारे रियासतों को धीरे धीरे हड़पना शुरू कर दिया। तो 1848 में उन्होंने सबसे पहले गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत सतारा को हड़प लिया। उसके बाद सतारा के बाद जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर जैसी रियासतों को डलहौजी ने हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक अवध था, तो अवध को भी उन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में हड़प लिया था। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक कारण जो थे जो इस क्रांति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, है ना। तो ये सारे कारण जो है वो राजनीतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस क्रांति का राजनीतिक कारण। ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, सॉरी यहाँ पे, है ना, ये चौथा होगा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है, तो तीसरा होता है, तीसरा कारण जो है वो है सामाजिक या धार्मिक, है ना। कैसे, अंग्रेजों ने क्या किया, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में जो उस समय रूढ़िवादी जो परंपराएं जो चल रही थी भारतीय समाज में, उसको इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, खत्म करने का प्रयास किया, है ना। जैसे जब आदमी क्या करता है, जब
किसी भी टॉपिक पे बात हो तो आदमी उतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब बात धर्म की आ जाती है तो आदमी वहां पर जो है नफरत की भावना उसके मन में आ जाती है ना। तो वही कारण थे सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या किया विलियम बेंटिक ने सबसे पहले 1829 में भारतीयों की बहुत पहले से चली आ रही परंपरा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक कारण थे, जैसे है ना अंग्रेजों ने क्या किया, ईसाई धर्म का भारत में बहुत ज्यादा खुलकर प्रचार किया। और क्या करते थे वो ईसाई धर्म प्रचारक जो है वो क्या करते थे कि जो कुछ निम्न वर्ग के, जो गरीब वर्ग के जो लोग होते थे उसे तरह तरह की लालच देकर क्या करते थे, उसे जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करने पर मजबूर करते थे। ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म का बहुत जोरों शोरों से उस समय प्रचार होने लगा था। तो वो भी एक धार्मिक और सामाजिक कारण के अंतर्गत आते। पहला सती प्रथा पर रोक, दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह। उस समय में क्या होता था, भारतीयों की एक परंपरा रही थी कि क्या होता था, जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो महिला जो है वो जीवन भर अपना वैधव्य जीवन जो है वो व्यतीत करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजों ने उस परंपरा को तोड़कर क्या किया, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा जो है वो भारत में लागू कर दी थी, है ना। तो ये सारे बहुत सारे ये धार्मिक कारण थे, जिसके कारण क्या हुआ, भारत की जो जनता थी वो अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थी और उनसे नफरत करने लगी थी। एक और कारण था जहां पर क्या किया, अमृतसर में क्या किया, बाबा साहेब के दरबार में डलहौजी जो था उन्होंने जूता पहनकर उस दरबार में वो प्रस्तुत हुआ, जिससे क्या हुआ, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। तो ये सारे धार्मिक कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इस क्रांति का आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में क्या था कि अंग्रेज जो है भारतीयों का दोहरा आर्थिक शोषण करने लगा। कैसे दोहरा आर्थिक शोषण, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे, कारखाने, फैक्ट्रियां जो है वो स्थापित हुई। और भारत क्योंकि उनका उपनिवेश था तो वो क्या करते थे, भारत से ही कच्चा माल ले जाते थे और अपने कारखानों में तैयार करके उसे वापस भारत के ही बाजारों में लाकर बेचते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का दोहरा आर्थिक शोषण किया। साथ ही साथ उनका एक कहना चाहिए कि उनका एक लालच था, वो अपनी उपनिवेशों से वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे, है ना। और औद्योगिक क्रांति भी इसका परिणाम था। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत की जो परंपरागत जो उद्योग भारत में स्थापित थे उस समय, है ना, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो स्थापित थे, वो व्यवस्था जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में हमेशा के लिए बंद हो गया। जिससे क्या हुआ, भारत के जो लाखों परिवार जो छोटे मोटे जो उद्योग से जुड़े हुए थे वो परिवार क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार आर्थिक कारण ने भी इस क्रांति का है ना, क्रांति की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार की, है ना। और ये भी कहा जाता है कि आर्थिक कारण में एक और हम लोग जोड़ सकते हैं कि उस समय में लगातार कई बार अकाल पड़े भारत के क्षेत्र में। और उन अकाल के कारण क्या हुआ, एक तो कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण भारत की जनता जो है वो बेरोजगार हो गई। साथ ही साथ है ना, अकाल पड़ने के कारण क्या हुई, स्थिति जो है वो भयंकर गंभीर होती चली गई। और भारत से ये भी माना जाता है कि उस समय में लगभग 15 लाख लोग जो है वो अकाल के कारण भूख से मर गए थे। ठीक, तो इस प्रकार आर्थिक कारण इस क्रांति का महत्वपूर्ण है। ये हो गया आर्थिक कारण। फिर आता है सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में क्या था, ये विद्रोह जो है वो सैनिकों के द्वारा शुरू हुई थी। तो सैनिक कारण भी इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय में क्या था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में या अंग्रेजी सेना में बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में काम करते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, उन भारतीय सैनिकों के खिलाफ हमेशा ही सौतेला व्यवहार करते थे, कहना चाहिए, है ना। उसे कभी भी अंग्रेजों के बराबर उनको नहीं समझा जाता था, जिसके कारण उन भारतीय सैनिकों के आत्मसम्मान पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती थी। दूसरी बात, उनको बहुत ज्यादा पदोन्नति जो है वो नहीं मिल पाती थी। साथ ही साथ उनको वेतन भी बहुत कम मिला करते थे। उसी पोस्ट में अगर कोई अंग्रेज सैनिक काम कर रहा है और उसी पोस्ट में कोई भारतीय सैनिक, तो क्या करते थे, वो अंग्रेजी सरकार जो है वो भारतीय सैनिकों को बहुत कम पेमेंट या कम तनख्वाह
दिया करते थे। साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार की गाली दिया करते थे, है ना, काला आदमी या निग्गर आदमी, इस प्रकार उनको गाली दिया करते थे। साथ ही साथ उस समय क्या था, दाढ़ी मूंछ रखना, कान में बाली पहनना, ये भारतीय लोग जो है वो अपना शान समझते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सैनिकों से इस प्रकार की प्रतिबंध लगा दिए कि वो दाढ़ी मूंछ नहीं रख सकते, कानों में बालियां नहीं पहन सकते। इस प्रकार के प्रतिबंध जो है अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ लगा दिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होता था, अनुपात, सैनिकों में जो अनुपात भी होते थे वो बहुत कम हुआ करते थे। उस समय क्या था, 5:1 में भारतीय सैनिक रखते थे, मतलब 5 भारतीय सैनिक, उसके साथ में 1 अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे। तो ये जो अनुपात था वो बहुत ज्यादा था। इसके अलावा पेमेंट कम देना, है ना, भेदभाव करना, पदोन्नति में कोई उनको लाभ नहीं मिलना। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है सैनिकों के में 1854 में उन्होंने एक डाक निषेध प्रथा, डाक निषेध कानून जो है वो पारित कर दिया। ये डाक निषेध कानून के अंतर्गत क्या हुआ, क्योंकि उस समय तो टेलीफोन या मोबाइल जैसा सिस्टम था नहीं, तो क्या करते थे भारतीय सैनिक जो है वो अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखा करते थे, है ना, जो कि निशुल्क वो जो चिट्ठी है वो उन सैनिकों के परिवारों तक पहुंच जाता था। लेकिन 1854 में अंग्रेजों ने क्या किया, एक डाक निषेध प्रणाली जो है वो लागू कर दी सैनिकों के साथ, जिसके अंतर्गत वो जो चिट्ठी या डाक जो भेजे जाते थे सैनिकों के द्वारा वो अब बंद हो गया। ठीक है, एक और कारण मान सकते हैं हम लोग, डाक निषेध के बाद एक और मान सकते हैं हम लोग, जहां पे क्या था, डाक अधिनियम 1854 के बाद एक और कारण आ सकता है सैनिक कारण में, उसे भी हम सैनिक कारण में शामिल करते हैं। कैसा, वो था समुद्र पारगमन की नीति। वो समुद्र पारगमन की नीति क्या था, उस समय हिंदुओं में एक समुद्र के आर पार जाना जो है वो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य माना जाता था। ठीक है, तो वो अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, भारतीय सैनिकों को हमेशा विदेशों में उनकी पोस्टिंग की जाती थी। इसीलिए क्या होता था कि भारतीयों को अब विदेश जाना है तो एक देश से, है ना, समुद्र को पार करके दूसरा देश जाना ही पड़ेगा। तो वो समुद्र पारगमन की जो नीति है वो भारतीय सैनिकों के साथ वो हमेशा प्रयोग किया करते थे, जिससे भारतीय जो सैनिक थे वो क्या मानते थे कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होना है। तो इस प्रकार से इस क्रांति की जो पृष्ठभूमि है वो सैनिक कारणों के कारण भी तैयार होती है। एक अगला कारण था जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसको हम मान सकते हैं इस घटना का तात्कालिक कारण। ठीक है, तो वो तात्कालिक कारण में क्या था, तात्कालिक मतलब हम समझ सकते हैं कि वो घटना हुई और, है ना, बिना कोई विलंब के वो विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो तात्कालिक कारण के एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे प्रथम विश्व युद्ध की घटना जो है वो 1914 में, है ना, हुई थी। तो उसका एक तात्कालिक कारण क्या था, जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो है वो आर्कड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ क्या हुआ, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जब वो रथ में सवार होकर जा रहे थे, उसी दौरान उसकी हत्या हो जाती है और वहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो उसी प्रकार 1857 की जो तात्कालिक कारण क्या थी, चर्बी वाले कारतूस की घटना। वो चर्बी वाले कारतूस में क्या था, अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, है ना, कि इससे उन भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होगा करके वो लोग चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किए। कैसे, उसी समय में क्या हुआ, एक नया राइफल अंग्रेजों ने लॉन्च किया, एक जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। तो उस एनफील्ड राइफल का प्रयोग अंग्रेजों ने क्रीमिया युद्ध के समय किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में भी उस राइफल का प्रयोग करना जो है वो शुरू कर दिया, है ना। उस राइफल में जो गोलियां जो भरी जाती थी, कारतूस जो भरे जाते थे, उसे दांत से काटकर उस बंदूक में लोड करना होता था। तो क्या था, उस समय वो जो भारतीय सैनिक थे या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। तो क्या करते थे अंग्रेज, जो हिंदू सैनिक होते थे उसे गाय की चर्बी वाले कारतूस देते थे और जो मुसलमान सैनिक होते थे उसे सुअर की चर्बी वाले कारतूस देते थे। जिससे गाय की चर्बी को अपने दांत से काटते थे तो इससे भारतीय सैनिक जो हिंदू सैनिक थे उनका धर्म भ्रष्ट होता था। साथ ही साथ मुसलमानों में सुअर को एक छूत माना जाता था, है ना। इसीलिए जब वो सुअर की चर्बी वाले कारतूस को अपने दांत से काटते थे तो मुस्लिम सैनिकों का भी धर्म जो है वो भ्रष्ट होता था। ठीक है, तो इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस की जो घटना है वो इस 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण था।